नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो हमारे चारों सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही हम देखेंगे उनके सॉल्यूशन के। यानी कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण का काम करेगा। यानी रिवीजन आप समझ सकते हैं इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, और डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो हम यहाँ पे देखेंगे चारों सब्जेक्ट, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आईटी टेंथ पहला सब्जेक्ट है, आईटी टेंथ एंड टेक्नोलॉजी। ये पीजीडीसीए डीसीए दोनों में मिलता है। एक दो यूनिट आपकी चेंज यहाँ पे, तो उनको हम अलग से देख लेंगे। उसके बाद है इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग मिल जाता है, ये भी आपका डीसीए और पीजीडीसीए दोनों में मिल जाता है। फिर डीटीपी विद पेज मेकर मिल जाता है, ये भी आपको डीसीए में और पीजीडीसीए में दोनों में मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपको डीटीपी नहीं लेना है तो इसके ऑप्शनल में आपको मिल जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली। साथ ही आपको चौथे सब्जेक्ट के रूप में मिल जाता है मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा, प्रीमियर एंड साउंड फोर्ज, और इसके ऑप्शन में मिल जाता है प्रोग्रामिंग विद ASP.NET। तो यहाँ पे हम जो है लगभग लगभग सभी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, परंतु जिनके सब्जेक्ट जो है वो उसी को पढ़ेगा। जैसे आईटी टेंस है, इंटरनेट है और डीटीपी और मल्टीमीडिया, ये चार सब्जेक्ट हो सकते हैं किसी के। किसी का डीटीपी के बदले में फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली हो सकता है, और किसी का मल्टीमीडिया के बदले में प्रोग्रामिंग विद ASP.NET हो सकता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे शुरुआत, यानी कि आईटी टेंस है तो जो सब्जेक्ट आपका होगा पहला सब्जेक्ट, इसमें हम चारों पांचों यूनिट के बारे में कवर करेंगे सारी चीज़ें। तो हर एक यूनिट के अंतर्गत आपको लगभग 4 से 5 6 इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और उनके सॉल्यूशन भी मैं समझाऊंगा किस प्रकार आपको आंसर लिखना है मेन एग्जाम में। क्योंकि इसका थ्योरी पेपर आप देख सकते हैं 80 मार्क्स का होता है, और इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है। साथ ही इसमें इंटरनल होता है, तो टोटल मिलाकर यहाँ पे 100 मार्क्स होते हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है पहला, हम उसको शुरू करते हैं। चलिए, पहले सब्जेक्ट के अंतर्गत जो यूनिट है वो टोटल मिलाकर हमको मिल जाती है 5 यूनिट के अंतर्गत हम देखें तो पहली यूनिट में आपको देखने को मिल जाता है कौन सा, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के साथ में देखने को मिलेगा आपको साइबर सिक्योरिटी, यानी कि पहले आपको ई गवर्नेंस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना है, फिर साइबर सिक्योरिटी से। तो इन्हीं से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके मेन एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, उनको हम यहाँ पे बात करेंगे और उनके सॉल्यूशन की, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ जो मैं आपको समझाऊंगा एक ओवरव्यू समझाऊंगा, पूरा डिटेल में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। मैं एक आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा। आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। आपको जाना है सीधे यूट्यूब में, और यूट्यूब में जाने के बाद आपको क्या करना है, जो यूट्यूब चैनल है आप देख सकते हैं सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन, जिसमें आप अभी वीडियो देख रहे हैं, इसमें आपको जाना है प्लेलिस्ट में। और प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है टोटल वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल मेन एग्जाम सारी चीज़ें। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए मेन एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे हाउ टू सॉल्व एग्जाम पेपर, मेन एग्जाम जो है उसको आपको देख लेना है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो आपको फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पहले जो है मतलब पहले सेमेस्टर की चीज़ें देखने को मिलेगी। हम बात कर रहे हैं किसकी, सेकंड सेमेस्टर की। तो यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट में जाओगे तो इसी के नीचे, मतलब ये जो पीजीडीसीए डीसीए फर्स्ट सेम है इसके साइड में ही आपको देखने को मिलेगा सेकंड सेमेस्टर। तो यहाँ पे आप जाओगे तो देखिए आपको देखने को मिलेगा आईटी टेंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग। फिर अगर डीसीए वाले हैं तो इंटरनेट एंड ई कॉमर्स भी उनका, डीटीपी है कंप्लीट रूप से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली है, कोरल ड्रा है, उसके अलावा मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा, प्रीमियर और साउंड फोर्ज है, और ASP.NET। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको एक लाइन से यहाँ पे मिल जाएंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी सब्जेक्ट है उसको आप देख सकते हैं। और यहाँ देखिए जो सब्जेक्ट आप देखोगे उसको कंप्लीट इस प्रकार कर लिए नहीं करे, वो सारी चीज़ देखेगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो चुके होंगे तो वहाँ से आप जो है PDF को डाउनलोड कर लीजिए लिंक पर क्लिक करके। तो उससे क्या होगा, आप जो भी वीडियो देखे हो उसका रिवीजन के लिए, आप जो रिवीजन नहीं कंप्लीट रूप से कॉन्सेप्ट के लिए आप इन PDF को पढ़ सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो देखिए नीचे आपको नंबर दिया है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ई गवर्नेंस क्या है, इसके प्रकार को समझाइए, ठीक है। जिसमें प्रकार तो हम देख सकते हैं, प्रकार में ई गवर्नेंस के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, तो वो हम देखेंगे आगे चल के। साथ ही कुछ चीज़ें पूछा है, जैसे ई डेमोक्रेसी क्या होती है, डिजिटल सर्विसेज क्या होती है, और PPP मॉडल यानी ट्रिपल P मॉडल क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ई गवर्नेंस की। तो ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस देखिए, गवर्नेंस का मतलब क्या हो जाता है, प्रशासन, यानी कि सरकारी जितनी भी सेवाएं होती है वो जनता तक पहुंचना, यानी पब्लिक तक या अन्य जो भी संस्थान है, बिजनेस है, एम्प्लॉय है, उनके तक जो भी प्रशासन है यानी कि गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड सेवा या कम्युनिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पर ये कम्युनिकेशन मैनुअली ऑफलाइन भी देखने को मिल जाता है। पर बात हो रही है किसकी, ई की, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक की। तो जब सर्विसेज यानी कि
जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है या गवर्नमेंट बातचीत करना चाहती है वो किसके माध्यम से हो रहा है? कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से। तो जहाँ भी कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग कर लिया जाता है उसके सामने जुड़ जाता है ई, यानी इलेक्ट्रॉनिक। और क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, यानी कि ई गवर्नेंस। तो इसका मतलब सूचना एवं संचार तकनीक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो कम्युनिकेशन है उसका प्रयोग करते हुए जो आपके सिटीजन हैं, नागरिक है, बिजनेसमैन हैं और अन्य सरकारी संस्थाओं के साथ संपर्क करना और उनके मध्य सेवाओं का आदान प्रदान करना। और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती किसके अंतर्गत? ई गवर्नेंस के अंतर्गत। ठीक है, तो हम सिंपल समझ सकते हैं सरकारी सेवाएं और कम्युनिकेशन के लिए जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग कर लिया जाता है तो उसे हम बोल देते हैं ई गवर्नेंस। इसे डिजिटल शासन भी बोला जाता है। डिजिटल शासन का मतलब क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो इसे इलेक्ट्रॉनिक शासन भी बोला जाता है, जिसके अंतर्गत आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को मिल जाती है, पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी मिल जाती है जिसे हम उत्तरदायित्व बोलते हैं, इफिशियंसी यानी प्रभावशीलता मिल जाती है। ठीक है, साथ ही नागरिकों की भागीदारी आप देख सकते हैं, मतलब इसमें जो नागरिक है वो ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं क्योंकि डायरेक्टली सेवाएं आसानी से पहुंच जाती है। अब ई गवर्नेंस के टाइप्स की बात करें तो ई गवर्नेंस के अंतर्गत कुछ विभिन्न टाइप्स मिल जाते हैं। जैसे अगर गवर्नमेंट से सिटीजन तक सेवाएं या कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो कहलाती है G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। अगर मान लो यहाँ पे गवर्नमेंट के अंतर्गत एम्प्लॉई है, सरकारी सेवाओं में जो रहते हैं, तो गवर्नमेंट से एम्प्लॉय के मध्य कम्युनिकेशन हो रहा है, सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है, तो क्या कहलाएगा वो? G2E, यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। इसके अलावा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी एक मंत्रालय से गवर्नमेंट के दूसरे मंत्रालय में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है, तो उसे हम बोल देंगे G2G, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इसके अलावा बिजनेस है, बहुत सारे व्यवसाय है। ठीक है, तो व्यवसाय इकोनॉमी उसी से चल रही है, तो यहाँ पे आप देखोगे गवर्नमेंट टू बिजनेस यानी कि G2B देखने को मिल जाता है। तो चार प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे ई गवर्नेंस के। पर मुख्य रूप से अगर देखें तो इसमें हमको और कैटेगरी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए जो सिटीजन है और एम्प्लॉई आप देख सकते हैं वो इंडिविजुअल कहलाते हैं। इसके अलावा आप देखिए आपको गवर्नमेंट और एम्प्लॉई आपको इंटरनल रूप से कम्युनिकेशन देखने को मिल जाता है। पर सिटीजन और बिजनेस कैसे हो जाते हैं? आपको देखने को मिल जाते हैं कैसे? एक्सटर्नल। और साथ ही बिजनेस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की श्रेणी में आ जाते हैं। चलिए मुख्य रूप से तीन प्रकार और देख लेते हैं जो स्पेशली पूछा गया है। तो पहला पूछा ई डेमोक्रेसी। ई डेमोक्रेसी क्या है? तो यह नागरिक शासन, यानी कि जो नागरिकों का शासन होता है, गवर्नेंस होता है, उस प्रोसेस में भाग लेने के लिए एक डिजिटल माध्यम है। यानी कि हम सीधे बोल सकते हैं कि ऑनलाइन वोटिंग है, पब्लिक ग्रीवियंस है, जन सुनवाई है, ऑनलाइन सर्वे वगैरह होते हैं, सामाजिक सोशल मीडिया हम देख सकते हैं, नागरिकों की सहभागिता, आज की डेट में कुछ उसका मिसयूज़ भी करते हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत सरकारी जो सरकार है नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से सूचना प्रदान करती है, उनकी राय मतलब जो सर्वे है, फीडबैक, ये सारी चीज़ लेती है ताकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है उसको सुधारने में मदद मिल सके। तो ये सारी चीज़ कहलाती है ई डेमोक्रेसी, ई लोकतंत्र। ठीक है, इसके अलावा इसके लाभ आप देख सकते हैं, पारदर्शिता बोले ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, नागरिकों की भागीदारी बढ़ती है। साथ ही आप देखोगे डिजिटल सर्विसेज की बात करें तो डिजिटल सर्विसेज के अंतर्गत हम देखें तो नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करना डिजिटल सेवाओं के अंतर्गत आ जाता है, जैसे कि मोबाइल ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म और जो आपके पोर्टल्स वगैरह है उसके माध्यम से यहाँ देखने को मिल जाती है डिजिटल सेवाएं। इसके अलावा इसमें वो कुछ उदाहरण है, जैसे डिजी लॉकर। डिजी लॉकर आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको रखने का एक स्टोरेज है, जैसे गूगल ड्राइव। तो ऐसे ही गवर्नमेंट का है डिजी लॉकर, जिसमें आपको 1 GB तक का स्पेस मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ई हॉस्पिटल, आधार कार्ड से रिलेटेड सर्विसेज है, ऑनलाइन आपको जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र देखने को मिल जाता है, जीएसटी पोर्टल आपको देखने को मिल जाता है, पासपोर्ट सेवा, ये सब जो है डिजिटल सेवाओं की श्रेणी में आ जाते हैं, जिनके द्वारा नागरिकों को डिजिटल रूप से सेवाएं प्रदान की जाती है। अब इसमें फ़ायदा क्या है? समय और पैसा जो दोनों बचता है, यानी कि समय पैसा क्यों? कहीं जाना आना है उसको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जगह पे वो चीज़ें मिल जाती है और जगह पे मिल गई है तो जाने का समय बच गया। ठीक है, साथ ही 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध रहती है, सातों दिन। भ्रष्टाचार में कमी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। फिर देखने को मिलता है 3 नंबर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी आपको ट्रिपल पी देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर क्या करते हैं? सेवाएं प्रदान करते हैं। सरकार बुनियादी ढांचा देती है, निजी कंपनियां तकनीक और प्रबंधन सहयोग करती है। यानी कि हम देख सकते हैं सीधे पब्लिक प्लस प्राइवेट, दो लोग मिलकर, पब्लिक प्लस जो
मतलब एक प्रकार से पब्लिक पब्लिक बोले तो सार्वजनिक और प्राइवेट बोले तो निजी, तो दोनों के द्वारा मिलकर अगर कोई चीज़ चलाई जाती है, जैसे पब्लिक के द्वारा मतलब जो सार्वजनिक है, सार्वजनिक के द्वारा जो नीति है, वो जो मैनेजमेंट वो सारी चीज़ कर लिया और यहाँ से फाइनेंस प्रोवाइड कर दिया, तो दोनों के द्वारा यहाँ पे उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया गया, तो इसी स्थिति को क्या कर देते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो यहाँ पे आप CSC देखे होंगे, कॉमन सर्विस सेंटर, जिसके अंतर्गत आपको जो छोटी मोटी सर्विसेज है सारी चीज़ प्रोवाइड की जाती है, ये किसके माध्यम से चल रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके अलावा डिजी लॉकर की बात करें, जिसमें आपको गवर्नमेंट का डाटा देखने को मिल जाता है और प्राइवेट रूप से उसका क्लाउड यानी स्टोरेज देखने को मिल जाती है, दोनों के सहयोग से क्या चल रहा है, डिजी लॉकर। और डिजी लॉकर चल रहा है तो किसको मिलता है ये फ़ायदा, ये मिलता है पब्लिक को। इसके अलावा रेलवे टिकट बुकिंग के अंतर्गत देखेंगे तो IRCTC के साथ जो है निजी कंपनी या निजी एजेंसियों का सहयोग देखने को मिल जाता है, जिसमें IRCTC मतलब इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म एंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है IRCTC, रेलवे टिकट बुकिंग, कैटरिंग की सेवाएं, टूरिज्म की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है IRCTC के अंतर्गत। इसके अलावा देखिए सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिल जाता है, तकनीकी दक्षता यानी कि इसकी जो कैपेसिटी है वो देखने को मिल जाती है, निवेश और संसाधनों का साझा उपयोग शेयरिंग कर सकते हैं, तो ये PPP के अंतर्गत आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। अब ये पूरा डिटेल में आपको कंप्लीट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। निष्कर्ष हम देख सकते हैं जो ई गवर्नेंस है वो एक प्रकार की आधुनिक शासन प्रणाली है जो डिजिटल तकनीक यानी टेक्नोलॉजी के उपयोग से प्रशासन को पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंसी, उत्तरदायित्व यानी कि अकाउंटेबिलिटी, प्रभावशीलता, इफिशियंसी बनाती है। इसके अलावा इसके विभिन्न प्रकार हमने देखे जो अलग अलग प्रकार के हैं और कुछ टाइप्स उसके हमने अलग टाइप से भी देखे हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, जब ई गवर्नेंस की बात की जाती है तो कोई ना कोई माध्यम से ई गवर्नेंस की सेवाएं प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे बात की जा रही ई गवर्नेंस से रिलेटेड विभिन्न वेबसाइट की और ई गवर्नेंस से रिलेटेड विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन की, तो कौन कौन से हैं, जैसे कि उदाहरण के रूप में उमंग एप्लीकेशन है, डिजी लॉकर है, तो इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कई वेबसाइट्स, मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किए गए हैं और समय समय पर विकसित किए जाएंगे आपकी ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ पे ये पोर्टल जो है पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, फैसिलिटी, सर्विसेज, आसान रूप से पहुँच सुनिश्चित करते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से उमंग देखें, उमंग काफ़ी फेमस है, जिसका मतलब हो जाता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो यहाँ जो है मोबाइल ऐप है, साथ में इसका जो है आपको पोर्टल भी देखने को मिल जाता है, जैसे www.web के रूप में देखने को मिलेगा umang.gov.in, ठीक है। तो ये दोनों ही रूप में यानी कि ये iOS में भी मिल जाता है, एप्पल फ़ोन में, और ये एंड्रॉयड में भी मिल जाता है। इसके अलावा इसमें हम देखेंगे तो शुरुआत में बहुत कम सेवाएं थी, यहाँ पे अब 1400 प्लस सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की सेवा हो, ठीक है, एम्प्लॉय को हो या फिर स्कूल की हो या जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड बिजनेस हो, सारी चीज़ों की सेवा यहाँ पर मिल जाती है, जैसे EPFO है, पैन कार्ड सेवा है, पासपोर्ट सेवा है, डिजी लॉकर है, गैस बुकिंग है, इनकम टैक्स है, इससे रिलेटेड जितनी भी सेवा हो सब 1400 प्लस सेवा यहाँ पर देखने को मिल जाती है। डिपार्टमेंट यहाँ पे 20 से अधिक सरकारी जो विभागों की सेवाएं, डिपार्टमेंट की सेवाएं यहाँ पर देखने को मिल जाती है। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है डिजी लॉकर, और डिजी लॉकर जो है मुख्य रूप से क्या करता है, डिजिटल रूप से जो आपके डॉक्यूमेंट है उसको स्टोर करता है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, मार्कशीट है, कुछ को वो वहीं से सिंक कर लेता है। मैंने इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया, उसको आप देख लेना। ई डॉक्यूमेंट को सरकारी पहचान यानी कि ई वेरीफाइड कर लेता है, ठीक है, गवर्नमेंट। और ये जो है ऑल इंडिया परमिट है, यानी कि अगर आपके पास ऑफलाइन डाटा नहीं है यानी कि डॉक्यूमेंट की कॉपी नहीं है तो आप सीधे डिजी लॉकर का डाटा दिखा सकते हैं, ये वेरीफाइड है गवर्नमेंट की तरफ से। डिजिटल इंडिया के तहत 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। ऐप के साथ साथ इसमें वेबसाइट भी है www.digilocker.gov.in, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर एक एप्लीकेशन का जो है मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु का मतलब हो जाता है कोविड-19 संबंधी स्वास्थ्य अलर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। संक्रमित व्यक्तियों की ट्रैकिंग यहाँ पे देखने को मिली थी और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ देखिए मोबाइल ऐप देखने को मिल जाता है, साथ में इसका पोर्टल भी है arogysetu.gov.in। तो ये आरोग्य सेतु का आप देख सकते हैं, मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित और भारत सुरक्षित। जब ये सब सुरक्षित हो जाएंगे तो भारत खुद ब खुद सुरक्षित हो जाएगा, ठीक है। अगर एक व्यक्ति सोचे खुद में कि मैं सुरक्षित, तो मैं सुरक्षित में भी बहुत कुछ काम हो जाता, परंतु कुछ लोग खुद से सुरक्षित नहीं रहते तो उनको करना पड़ता है, तो हम सुरक्षित भी रहना चाहिए, ठीक है। तो हमको ये उद्देश्य लेकर चलना होगा।
फिर नेक्स्ट मिल जाता है भीम, बोले तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, एक प्रकार यूपीआई आप देख सकते हैं, भीम यूपीआई तो आप यूज़ करते होंगे, ठीक है, यूपीआई यूज़ करते होंगे, एनपीसीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, मोबाइल ऐप भी देखने को मिल जाता है और इसकी वेबसाइट भी है bhimupi.org.in। यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान यहाँ पे मिल जाता है और ये एंड्रॉयड मोबाइल के अलावा छोटे फ़ोन में भी चल जाते हैं, ठीक है, फीचर फ़ोन जो होते हैं, बैंक ट्रांसफ़र, क्यूआर कोड की पेमेंट, ये सारी चीज़ हमको मिल जाती है। फिर नेक्स्ट मिलता है आपको नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, एनडीएचएम या आभा हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो आभा के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अभियान इसको बोल सकते हैं हम। इसमें आपको हेल्थ से रिलेटेड जितने भी क्रेडिट्स है वो सारी चीज़ उसमें आपके रिकॉर्ड है उसमें रखे जाते हैं, ठीक है। डिजी लॉकर के अंतर्गत ये फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आपको उसको बनाना सीखना है तो आप मुझे बता सकते हैं। मोबाइल ऐप देख सकते हैं आप इसमें, और इसके अंतर्गत हेल्थ आपको healthid.ndhm.gov.in ये पोर्टल का साइट मतलब जो लिंक है वो देखने को मिल जाता है, यूआरएल। हेल्थ आईडी यहाँ पे मिल जाती है, डिजिटल हेल्थ आईडी और मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टर अपॉइंटमेंट यहाँ देखने को मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट है सीएससी पोर्टल, csc.gov.in, कॉमन सर्विस सेंटर इसे बोल देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेटेड डिजिटल सेवाएं हो जाती है, जैसे आधार, पेंशन, बैंक, जन्म प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें। फिर एम परिवहन, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड मोबाइल ऐप और परिवहन.gov.in देखने को मिल जाता है। वाहन का रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी, चालान की स्थिति की जांच और डॉक्यूमेंट का डिजिटल स्वरूप, ये सारी चीज़ आपको देखने मिल जाती है एम परिवहन में। इसके अलावा पासपोर्ट सेवा की बात करें तो ऐप के साथ साथ वेबसाइट भी है, जैसे passportindia.gov.in। पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति को आपको ट्रैक करना है तो वो कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुकिंग कर सकते हैं, सारे काम हो जाते हैं पासपोर्ट सेवा से। नेक्स्ट है आपको माई जियो भी देखने को मिल जाता है, ऐप प्लस वेबसाइट मिल जाती है, जिसके अंतर्गत आपको MyGov.in यानी मेरी सरकार, जिसके अंतर्गत आपको नागरिकों की भागीदारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको सरकारी नीतियों पर सुझाव, क्विज, पोल और जो कम्युनिकेशन है सारी चीज़ आपको इस पोर्टल में मिल जाता है। फिर इनक्रेडिबल इंडिया ऐप देखने को मिल जाता है, जिसके अंतर्गत incredibleindia.org जो यूआरएल है वो देखने को मिल जाता है। पर्यटन से रिलेटेड सारी जानकारी, ट्रैवल की गाइड है, होटल है, खान पान की जानकारी इसी ऐप में आपको देखने को मिल जाती है। अगर आपको घूमने का शौक़ है तो इस ऐप को आप जो है क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। फिर आपको आरटीआई, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये 2005 में कानून आया था, उसके तहत ये जो आपको पोर्टल देखने को मिल जाता है RTI online.gov.in, यानी कि किसी भी विभाग से रिलेटेड, सरकारी विभाग से रिलेटेड क्या करना, सूचना प्राप्त करना, ये सूचना के अधिकार के तहत आ जाता है, ठीक है। और इसमें आपको जो ट्रैकिंग है वो भी देखने को मिल जाती है। अगर 30 दिनों के अंदर आपका सॉल्यूशन नहीं रहता है या फिर जवाब नहीं आता है या डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं तो आप कारण बताओ नोटिस भी जारी कर सकते हैं। फिर आपका आ जाता है इनकम टैक्स ई फिलिंग, तो इनकम टैक्स के लिए यहाँ पोर्टल है जिसमें आपको देखने मिलेगा incometax.gov.in। आयकर रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं, पैन कार्ड सेवाएं और टैक्स कैलकुलेटर यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके ई गवर्नेंस से रिलेटेड वेबसाइट और पोर्टल और साथ में मोबाइल एप्लीकेशन। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने मिल जाता है IT10 की पहली यूनिट में, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या है, इसके मुख्य खतरे बताइए, जैसे स्पाईवेयर क्या है, मॉलवेयर क्या है, फिशिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है। पहली चीज़ तो हो जाती है साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब हो जाता है साइबर सुरक्षा, एक ऐसी प्रणाली। अब देखिए आज की डेट में कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल नेटवर्क सारे लोग कर रहे हैं, परंतु उसमें डाटा क्या सुरक्षित है, बिल्कुल नहीं है। पर उसी के डाटा को सुरक्षित करने को बोला जाता है साइबर सिक्योरिटी, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, डेटा और इंटरनेट आधारित जो भी सेवाएं है उसमें अवैध पहुंच, बोले तो अनऑथोराइज एक्सेस, अटैक और डैमेज से इसको बचाया जाता है। यानी कि आपका डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जब भेजा जा रहा है तो बीच में जो भी समस्या आती है उन समस्याओं से बचाना मतलब साइबर सिक्योरिटी के तहत आ जाता है। इसे साइबर सुरक्षा कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है, डिजिटल दुनिया या डिजिटल वर्ल्ड को सुरक्षित महसूस कराना, इसे बोल देते हैं साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा साइबर सिक्योरिटी के कुछ उद्देश्य, जैसे मुख्य रूप से CIA ट्रायंगल होता है। तो CIA ट्रायंगल मतलब कॉन्फिडेंसली, बोले तो गोपनीयता, इंटीग्रिटी अखंडता बोल देते हैं, अवेलेबिलिटी बोले तो उपलब्धता। मतलब कॉन्फिडेंसली का मतलब क्या हो जाता है, डेटा केवल अधिकृत यानी कि ऑथोराइज्ड उपयोगकर्ता तक ही पहुंच पाए और उसी को देखने को मिले। मान लो A ने कोई चीज़ भेजी है और B को, तो ये डाटा गया यहाँ पर तो इसी को मिलना चाहिए। बीच में अगर C कोई आ जाता है तो इसको डाटा नहीं मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए, B को। इसी को बोल देते हैं गोपनीयता।
फिर इंटीग्रिटी का मतलब यहाँ से भेजा गया मान लो 8 बिट, तो 8 बिट डाटा भेजा गया है तो यहाँ पे भी मिलना चाहिए कितना, 8 बिट, यानी कि डेटा में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव ना हो, उसे बोल देते हैं इंटीग्रिटी। फिर अवेलेबिलिटी का मतलब उपलब्धता, डेटा और सेवाएं हमेशा उपलब्ध हो, यानी कि अगर ए कोई डाटा यूज़ कर रहा है और उसको अभी यूज़ नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ कारण से उसको मिल नहीं पा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, अवेलेबिलिटी नहीं है। तो मतलब ये तीनों चीज़ें अगर पॉसिबल है तो इसका मतलब साइबर सिक्योरिटी ओके है। फिर साइबर सिक्योरिटी के तहत कुछ कॉमन थ्रेट है, जैसे स्पाईवेयर, जासूसी, जैसे सीसीटीवी कैमरा हमेशा जासूसी करते रहता है, उसी प्रकार आप देखोगे तो आपको कंप्यूटर के क्षेत्र में स्पाईवेयर देखने को मिल जाता है, जो क्या करता है, किसी दूसरे के कंप्यूटर की गतिविधियों को मतलब एक प्रकार से निगरानी रखता है, और जिस व्यक्ति के द्वारा एक प्रकार से ये सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर बनाया गया है, जासूसी वाला सॉफ्टवेयर, वो उसको उस जानकारी को ट्रांसफ़र कर देता है, जैसे कि ब्राउजिंग हिस्ट्री है, पासवर्ड है, बैंक डिटेल है, तो वो व्यक्ति उसको गलत यूज़ करता है, तो ये हैकर कहलाता है जो गलत यूज़ करता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो की लॉगर आपके कीबोर्ड की सारी स्थिति को दूसरे को बताता है। मालवेयर मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो गलत उद्देश्य से बनाए जाते हैं, जो किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर के डाटा को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे डाटा की चोरी, फाइल्स को करप्ट करना, सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, ये सब आ जाते हैं मालवेयर की श्रेणी में। जैसे वायरस आप देख सकते हैं, वॉर्म देख सकते हैं, ट्रोजन हॉर्स देख सकते हैं, रैनसमवेयर, ये सब मैलिशियस सॉफ्टवेयर बोले तो मालवेयर के प्रकार हैं। अब देखिए यहाँ पे फिशिंग देखने को मिल जाता है। फिशिंग मतलब क्या हो जाता है, धोखाधड़ी वाली तकनीक है ये। जैसे उदाहरण के लिए आपको स्पैम मेल आ जाते हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि वो सही है तो उस पर आप क्लिक कर देते हैं, और जैसे ही क्लिक करते हैं सारी जानकारी सामने वाले के पास चली जाती है जिसने ये स्पैम मतलब एसएमएस भेजा है या स्पैम मेल भेजा है, तो उससे वो उसका गलत उपयोग कर लेता है। जैसे यूज़र नेम है, पासवर्ड है, ओटीपी, बैंक डिटेल, ये सब चुराने का काम जिस तकनीक से किया जाता है वो कहलाती है फिशिंग तकनीक। उसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ देखिए आपका खाता बंद हो गया है, कृपया लॉगिन करें, ऐसे ईमेल आते हैं तो आप इसको बिल्कुल भी क्लिक ना करें क्योंकि ये फिशिंग है। आइडेंटिटी थेफ्ट के अंतर्गत देखें तो इसमें हैकर आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे आधार नंबर, बैंक डिटेल, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, ये इनका गलत उपयोग करता है और आपके नाम पर धोखाधड़ी करता है, तो इसे हम बोल देते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, अक्सर फिशिंग और स्पाईवेयर के जरिए डाटा को चुराया जाता है। इसके अलावा इसमें देखेंगे तो आपके नाम से फर्जी बैंक खाता खोलना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। जैसे आप इंटरनेट के माध्यम से देखें तो गलत आईपी एड्रेस के द्वारा मतलब व्यक्ति हैकर जो है गलत आईपी एड्रेस के द्वारा सामने वाले से कम्युनिकेशन करता है, तो ये एक प्रकार की आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाती है। सेफ्टी टिप्स के अंतर्गत मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, एंटीवायरस फायरवॉल का इंस्टॉल करें और इसका उपयोग करें समय समय पर। अज्ञात लिंक और अटैचमेंट पर क्लिक ना करें, नियमित रूप से बैकअप लें और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें। अगर आपको फायरवॉल और एंटीवायरस का उपयोग करना है फ्री में विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 में, तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा सही तरीके से। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साइबर क्राइम यानी कि जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्राइम होते हैं इंटरनेट से रिलेटेड, उनके बचाव के तरीके बताइए और सिक्योर ऑनलाइन प्रैक्टिस को विस्तार से समझाइए। यानी कि ऑनलाइन रूप से हमको क्या क्या प्रैक्टिस करना चाहिए। तो यहाँ देखिए, साइबर क्राइम प्रिवेंशन का मतलब क्या हो जाता है, प्रिवेंशन मतलब साइबर अपराधों से बचाव और सुरक्षा के उपाय, साइबर क्राइम प्रिवेंशन के अंतर्गत आ जाता है। इसमें ऐसे सभी तरीकों को शामिल किया जाता है जो कि किसी व्यक्ति, संगठन या डेटा को इंटरनेट और तकनीक माध्यम से होने वाले अपराधों से सुरक्षित रखते हैं। तो यहाँ आप देखिए साइबर क्राइम प्रिवेंशन के अंतर्गत मुख्य तकनीक जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना, 1 2 3 4 5 ये गलत पासवर्ड है, सिंपल ये गलत है, परंतु यहाँ पे आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। जैसे अल्फ़ाबेट के अंतर्गत कैपिटल, स्मॉल, स्पेशल सिंबल और नंबर, इन सभी चीज़ों का कलेक्शन और मिनिमम 8 10 कैरेक्टर होना चाहिए, तो ये कहलाता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंतर्गत मिल जाता है आपको, एक तो आपका पासवर्ड आपको डालना है, जैसे पासवर्ड डाले तो अब अथवा जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें एक ओटीपी जाता है और ओटीपी को आप यहाँ डालोगे तब कहीं आपका लॉगिन होगा, तो ये कहलाता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसके अलावा आपको देखने मिल जाता है फिशिंग ईमेल और लिंक से सावधान रहे, जैसे यहाँ पे इस प्रकार की लिंक आए तो इसको क्लिक ना करें। नेक्स्ट आप देखोगे तो एंटीवायरस और फायरवॉल का उपयोग करना, ये हमने देख लिए, ठीक है। इसके अलावा आप देखें तो आपको सिस्टम को हमेशा अपडेट करते रहना है, ऐप को अपडेट करते रहना है, इससे आपके सिक्योरिटी पेज वगैरह आते रहेंगे। डेटा को बैकअप ले, जो आपका अलग स्टोरेज रहती है सुरक्षित उसमें। साथ ही आपको वाईफाई, सिक्योर वाईफाई का उपयोग करना है, पब्लिक वाईफाई का उपयोग यहाँ पे नहीं करना है जो ओपन रहते हैं, जिसमें आपको BPA2 एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रहना चाहिए, इसी का उपयोग करना है। फ्री वाईफाई का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है,
मोबाइल डिवाइसेस की सुरक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन लॉक, ऐप लॉक, लोकेशन, ये सारी चीज़ को आपको मेन रखना है और गूगल प्ले स्टोर से हमेशा ऐप को डाउनलोड करना है और अपडेट करना है। अदर कोई वेबसाइट से आप करोगे तो अननोन सोर्स के अंतर्गत आपके अंतर्गत जो मोबाइल है वो फिशिंग और स्पाईवेयर के अंतर्गत दुर्घटना हो सकती है। साइबर लॉ और रिपोर्टिंग सिस्टम को समझे, मतलब साइबर क्राइम पोर्टल के अंतर्गत जाए और इसमें आप देखें और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं अगर कोई इस प्रकार की स्थिति होती है तो। अवेयरनेस और डिजिटल लिटरेसी के अंतर्गत देखें तो आपको इन चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। जैसे अगर आपको पता है तो बच्चों को, बुजुर्गों को, आम नागरिकों की जो है साइबर सुरक्षा की शिक्षा आप दे सकते हैं। फर्जी कॉल, स्पैम और सोशल मीडिया धोखाधड़ी से सतर्क रहें। यहाँ आप देखोगे तो आपको सुरक्षित जो आपकी आदत है वो रहना चाहिए। दोबारा उपयोग मतलब जो पासवर्ड है उसको उपयोग दोबारा ना करें जो आपने पहले से कर लिए हैं। फिर उसके बाद ऑटो सेव क्रेडेंशियल को डिसेबल करें। मतलब अगर आपके ब्राउज़र में ऑटोमेटिक पासवर्ड सेव हो रहा है तो उसको आप डिसेबल करिए। हर बार आप पासवर्ड डालिए, उससे क्या होगा, आपके ब्राउज़र का कोई मिसयूज़ नहीं करेगा। सिक्योर वेबसाइट का उपयोग करें। सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग चेक करें और अनजान लोग यानी अननोन लोगों से ऑनलाइन संपर्क से बचें। अननोन लोगों से ऑनलाइन संपर्क ना करें। तो ये हो जाती है आपकी क्या, एक प्रकार से प्रैक्टिस ऑनलाइन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है डेटा प्राइवेसी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्या अंतर है। दोनों में आपको अंतर बताना। तो डेटा प्राइवेसी मतलब क्या हो जाता है, मुख्य उद्देश्य डेटा पर अधिकार बनाए रखना, उचित और वैध उपयोग सुरक्षित रखना। ठीक है, और जब आप किसी वेबसाइट अपनी ईमेल आईडी देते हैं तो जानने का अधिकार वह उसका उपयोग कैसे करेगी, केवल लॉगिन के लिए या विज्ञापन भेजने के लिए भी। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की अगर बात करें, डेटा फाइल्स और कम्युनिकेशन जो भी है उस पर अनाधिकृत रूप से एक्सेस, छेड़छाड़, मॉडिफिकेशन, डिस्ट्रैक्शन, इससे बचाना। जैसे CIA ट्रायंगल हमने देखे थे, तो ये चीज़ आपकी फॉलो होना चाहिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंतर्गत। चलिए इन दोनों में आप अंतर यहाँ पे देख लेना, डेटा टेबल के माध्यम से मैंने बता दिया हूँ। तो यहाँ पे आपके हो जाते हैं मुख्य रूप से IT ट्रेंड के अंतर्गत जो पहली यूनिट है और DCA वालों की थर्ड यूनिट। ठीक है, DCA वालों की थर्ड यूनिट यहाँ पे हमने देखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में उनके सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट रहता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली सारी वीडियोस और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको मिलते रहे।